नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। अपना रेडियो 96.9 एफएम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमारे अनुभव सीरीज में हमारे साथ थे खगोल वैज्ञानिक मिस्टर जे रावल, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित हैं, और आज की इस कड़ी में भी वो हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में और जानते हैं हमारे ब्रह्मांड से जुड़े और रहस्यों के बारे में। जे रावल जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, बहुत अच्छी चर्चा थी हमारे पिछले कार्यक्रम की और आज उसी चर्चा को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे और मैं तैयार हूँ अपने कुछ और सवालों के साथ। आगे बढ़ते हैं सर। अंतरिक्ष में बहुत सारे जो ग्रह हैं उनकी तलाश तो वैज्ञानिक कर रहे हैं अलग अलग तरह से अपने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भेजकर, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष की खोज की बात करें तो हमारे वैज्ञानिक कितने दूर तक जा चुके हैं इस दिशा में? हमारे भारत के पूर्व विज्ञानी बहुत ऋषि मुनियों, बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे, बहुत सा आकाश और उसने ये सब ये ज्ञान प्राप्त किया था। अभी हाल में अर्वाचीन जो साइंस है उसमें भी हमारे इसरो के विज्ञानी, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च के विज्ञानी और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के विज्ञानी, इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स के विज्ञानी, ये रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये सब विज्ञानी लोग ये अभ्यास करते हैं खगोल का, भौतिक शास्त्र का, मैथमेटिक्स का, और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ इसरो के देखो, ये मंगल की परिक्रमा उसने पहले ही गांव में किया, पहले ही प्रयत्न में वो मंगल की गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश किया। मंगल के चारों ओर परीक्षा करता है, उसको बोलते हैं कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। और हमके यान था चंद्रयान 1, वो सक्सेसफुली चंद्र का अभ्यास किया और बताया कि चंद्र में हीलियम वायु है, वो बताया कि उसमें पानी है। अभी चंद्रयान तो सेकंड वो उधर गया, लेकिन एक लास्ट स्टेज में 2-4 किलोमीटर ये दूर रह गया और अपना विक्रम नाम का लैंडर टूट गया। वो तो होता है कि ये सब अंतरिक्ष की बात है, उधर कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, और जरा भी मिस्टेक हो गई खत्म हो गया, खेल खलास हो जाता है। तो हमारे विज्ञानी बहुत आगे हैं। नहीं, अभी तो यंग साइंटिस्ट है, वो भी आगे आ रहे हैं और बहुत बड़ा काम करेगा। और वो है ना, हमारे विज्ञानी लोग अमेरिका में भी है। फॉर एग्जाम्पल श्रीनिवास कुलकर्णी, वो पालोमार ऑब्जर्वेटरी का डायरेक्टर है, और ये श्रीनिवास कुलकर्णी ये सुधा मूर्ति का भाई है। और ऐसे बड़े बड़े लोग भी ये अमेरिका में, यूके में है ना, ये कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो यही हमारा हाल है हमारे भारत का। भारत में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसका नर्चर बराबर नहीं होता। यदि ये नर्चर होगा बराबर तो हमारे यंग लोग है ना, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी ये समाज की है, जिम्मेदारी ये रिसर्चरों की है, जिम्मेदारी शिक्षकों की है, जिम्मेदारी प्रोफेसर की है, और जिम्मेदारी सरकार की है। तो पूरा टाइम पर उसको फंड दें और उसको आगे बढ़ाएं। सर, मेरा अगला सवाल सूर्य को लेकर है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने सूर्य को लेकर बहुत सारी बातें हमें बताई थी पिछले कार्यक्रम में। कहा जाता है कि सूर्य ने अपना आधा जीवन तो व्यतीत कर लिया है। क्या पृथ्वी तब तक जीवित रहेगी जब तक सूर्य जीवित रहेगा? यदि सूर्य पृथ्वी पर रहता है तो दूर के भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी? उस समय मनुष्यों के लिए घर कैसा होगा?
बात ऐसे है कि सूर्य में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चलता है, अणु प्रक्रिया चलती है और हाइड्रोजन है ना वो हीलियम में रूपांतर होता है। एक दिन ऐसा आएगा 4.5 अरब साल के बाद कि वो हाइड्रोजन है ना ये गैस खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य हाइड्रोजन गैस का गोला है, उसमें हाइड्रोजन चलता है और जब खत्म होने को आएगा तो सूर्य में गुरुत्वीय पतन होगा, ग्रेविटेशनल कोलैप्स होगा और तभी वो सिकुड़ेगा और 14 लाख का जो डायमीटर है वो 14,000 बन जाएगा। 100 गुना वो संकोचन होगा तभी वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा। लेकिन ये थियरी कि भाई हमारा सूर्य जैसा तारा के भविष्य में क्या बनेगा, थियरी देने वाला भी हमारे भारतीय विज्ञानी ये ना सूर्य चंद्रशेखर है। तो ये अपना सूर्य का हाल है, लेकिन 4.5 अरब वर्ष पहले वो रेड जायंट होगा और वो फूलेगा तो और उसमें मंगल तक की ऑर्बिट उधर समा जाएगी। बाद में वो करोड़ भूस करके कोलैप्स करके छोटा है ना ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा, तो प्रकाश नहीं दे पाएगा और पूरा सूर्यमंडल एक काला धब हो जाएगा और सब जगह जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये सूर्य की वजह से ही जीवन है, क्योंकि वो एनर्जी स्टार है, वो हमारा पेरेंट स्टार है और इसलिए हम लोग इधर जिंदे हैं। तो सर जीवन खत्म हो जाएगा वाकई, जब सूरज भी खत्म हो जाएगा तो वैज्ञानिक क्या हमारे जीवन को बचा सकते हैं कुछ ऐसा करके कि भविष्य में सूरज जैसा ही कुछ बना दे? ये बात ऐसा है कि मैडम 4.5 अरब साल के बाद ये होगा, तब तक है ना विज्ञानी लोग ऐसे यान बनाएंगे कि मालूम पड़ेगा कि सूर्य अभी बहुत बड़ा हो जाने वाला है और ये मरने वाला है। ये यानों लेकर वो है ना दूसरे तारों के ग्रह पर सबको लेके जाएगा। जी। तो आप चिंता मत करो, ये सब यान बनेगा और हम लोग उधर दूसरे तारों के उधर जाएंगे, लेकिन 4.5 अरब साल के बाद होगा ये। सर 4.5 अरब साल में तो पता नहीं कितनी बार हम मरेंगे और जिंदा हो जाएंगे। जी कई पीढ़ियां चली जाएगी, लेकिन देखो 4.5 अरब चले भी गए हैं और अभी इन्हें 4.5 अरब ये चला भी जाएगा। तो ये सब है ना हम लोग हमारा नहीं सोचते हैं, हमारी पीढ़ी वालों ने ऐसा नहीं सोचा और ज्ञान प्राप्त करके रखा, वो ज्ञान हमें अभी यूज करते हैं। तो ऐसा है ना हमें भी ये सब करना चाहिए, ये नई पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये कार्यक्रम करके रखना, ताकि ये लोग है ना हमारे सूर्यमंडल को छोड़ के दूसरे ग्रह पर जाकर आराम से रहें। मेरा अगला प्रश्न वही है कि सर हमने सुना है कि भविष्य में ऐसी उड़ानें हो सकती हैं जो ब्रह्मांड में यात्रियों को विमान के द्वारा ले जा सकती हैं। ये बहुत ही रोचक है और एक सपने जैसा है। क्या आम आदमी का ये सपना पूरा हो सकता है भविष्य में? ये हो सकता है, क्योंकि विज्ञान को कोई लिमिट है नहीं। वो ऐसा है ना यान बनाएगा और ऐसी तरकीब निकालेगा कि आप है ना थोड़े ही समय में गैलेक्सी के दूसरे तौर पर जा पाए, और उसको बोलते हैं ना ये टाइम मशीन और है ना वर्म होल, ये सब आइडियाज है और कैसे वो ना एक जगह से दूसरी जगह जाए। अभी है ना ये जो आइंस्टाइन थ्योरी क्या बोलती है कि स्पेस तो बेंड हो सकता है, तो यदि हम एक जगह पर है और हमें भागना है तो ये ना ऐसे स्पेस टाइम होना चाहिए तो बेंड होके हमारे ऊपर आ जाए तो हम सीधा ऊपर चले जाएंगे और ऐसा हम लोग उधर से खटक सकते हैं, पलायन हो सकते हैं। तो कई आइडिया, तो क्या ब्रह्मांड लास्ट में आइडियाज है, तो आइडिया ऐसा निकलेगा। एक जमाना था क्या हम लोग सोच सकते थे कि हम लोग किधर भी ये मोबाइल का यूज करेंगे, कि किधर भी है ना आप टेलीफोन, या तो हम लोग उड्डयन करेंगे, चंद्र पर जाएंगे, ये प्लेन में घूमेंगे। एक जमाने में ये आइडिया था ही नहीं, सब लोग बोले कि इतना मुमकिन है, लेकिन वो मुमकिन हुआ। तो भविष्य में जैसा ज्ञान बढ़ेगा, जैसा विज्ञान बढ़ेगा, तो कई रास्ते निकलेंगे और हम लोग हमारी सूर्यमंडल को छोड़ के दूसरे ग्रह पर जा पाए। सर आप इंडियन प्लेनेटरी सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष हैं और नेहरू तारामंडल मुंबई के निदेशक रह चुके हैं। छात्रों के लिए तारामंडल का दौरा करना कितना जरूरी है? बात ऐसे ही, मैं तो मानता हूँ कि हर जिले डिस्ट्रिक्ट सिटी में और ये ना तालुका सिटी में प्लेनेटेरियम होना चाहिए। ये प्लेनेटेरियम बच्चों को है ना एक व्यक्तित्व देता है। ये प्लेनेट ऐसी जगह है, उधर विज्ञानी लोग आते हैं और है ना ये चर्चा विचारणा करते हैं और नए नए प्रोग्राम और आकाश क्या है वो पूरा व्यक्तित्व ये उसमें ये पैदा होता है। और ये जो प्लेनेटेरियम है उसमें सब लोगों की जगह है, सब उधर संगीत है, उधर है ना भाषा का, उधर है ना ये कार्यक्रम का, ये ना उधर
सब कला का और एग्जीबिशन का सबको जगह मिलती है प्लानिटेरियम में। तो ये सब कलाएं हैं, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। वो प्लानिटेरियम और प्लानिटेरियम साइंटिस्ट और कॉमन में साइंटिस्ट और बच्चों को एक जोड़ता है, वो सेतु है। और ये है ना, इससे बहुत जरूरी है। और ब्रह्मांड का ज्ञान देगा, एक ज्योग्राफी का ज्ञान देगा, हिस्ट्री का ज्ञान देगा। सिर्फ डायनासोर कभी थे, ब्रह्मांड कैसे जन्म हुआ, तो ये सूर्यमंडल कैसे जन्म हुआ, कितने साल पहले हुआ, ये सब है ना प्रश्न ये आप उधर चर्चा कर सकते हैं। और ये जो है ना एनवायरमेंट की भी चर्चा कर सकते हैं कि ये वायु प्रदूषण क्या है, ये वायुमंडल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें बहुत हमें रक्षण देता है, पृथ्वी का वायुमंडल हमें रक्षण देता है। ये तो हम लोग इधर होते ही नहीं। तो ये सब ज्ञान है वो प्लेनेटियम के जरिए बच्चों को दे सकते हैं। और आपको मालूम है कि रोम वॉज नॉट बीट इन अ डे, ये रोम एकाएक नहीं बनता है, ये रातों रात नहीं बनता है। ये ऐसा धीरे धीरे ज्ञान करके बच्चों को आगे लाना चाहिए, तभी जाके वो आइंस्टाइन बनेगा, तभी जाके न्यूटन बनेगा। ये बात है। सर, आप मुख्य रूप से अंग्रेजी और गुजराती में कई विज्ञान कार्यों के लेखक रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को लिखने और पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल दिया, लेकिन आपको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? और वाकई जो ये पुस्तक और पत्रिकाएं हैं, इनमें जब लोग पढ़ते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिलती है, कुछ बताना चाहेंगे? हमें ना पढ़ने का बहुत शौक है और हमें ना ये पूरा ब्रह्मांड का एक 14 अरब साल का इतिहास जानते हैं और हमारी पृथ्वी का और हमारी संस्कृति का 10,000 साल का ये इतिहास जानते हैं। वो इतिहास जानना जरूरी है ये सब। और हम ये सब पढ़ते थे और सब आज भी पढ़ रहा हूँ। तो उसमें से हमें बाद में प्लेनेटेरियम ज्वाइन हुआ, तो प्लेनेटेरियम बनाने का, सबको भाषण देने का, सबका पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस करने का, बच्चों के साथ में चर्चा विचारणा करने का। तो उसमें से हमें ये आइडिया आया कि हमें लिखना चाहिए। और हमें 40 साल से जन्मभूमि प्रवासी नाम का तो पेपर निकलता है बम्बई में और फूलछाप राजकोट में और कच्चा मित्र भुज में, उधर 40 साल से लिखता हूँ। और मुझे नया नया आइडिया आता ही है क्योंकि ये तो ब्रह्मांड का शास्त्र है। तो उसमें कोई आइडिया की कंसेप्ट की लेखन के कार्यक्रम में कोई कमी है ही नहीं। तो हम लोग इस तरह करते हैं और मुझे आनंद आता है और नई नई खोज होती है तो उसमें प्रकाश डालते हैं कि लोग समझे कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, लोग समझे कि भाई नए तारे कैसे खोजे जाते हैं, नए ग्रह कैसे खोजे जाते हैं और एक किधर जीवन है कि नहीं, जीवन का मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये इसकी जो है फिलोसफी, ये सब हमें आनंद देता है और हम लिखते रहते हैं। और अभी हमारी एमएससी हो गई नए नए सब्जेक्ट पर और लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत प्रशंसा भी करते हैं। हम लोग कविता भी लिखते हैं, गुजराती में लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। ये जरी भाई भाई सुनो भाई सुनो, हिंदुस्तानी भाई सुनो, हिंदुस्तान की गणित की कहानी, ऐसे हम लोग ये भी करते हैं। कविता भी या तो गुजराती में ये खुणा वगैरह वसुंधरा फर फर फुदड़ी फरे, फरर फुदड़ी फरे, ऐसे गुजराती में भी लिखते हैं। तो ये हमारे सरस्वती देवी का हम पर आशीर्वाद है कि हमारी कलम चलती है और हम लिखते रहते हैं। सर, बहुमुखी प्रतिभा के धनवान हैं आप, आपके पास तो बहुत सारी स्टोरीज होती हैं बच्चों को सुनाने के लिए। सर, किस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है जब आप बच्चों के बीच में होते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के बीच में होते हैं? आप एक वैज्ञानिक हैं, कितना अच्छा लगता है आपको जब बच्चे आपसे मिलते हैं और वो जानते हैं आपसे नई नई चीजों के बारे में? जब बच्चे में जाते हैं तो हमारे लिए समय स्तब्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है और हम 1 घंटा 2 घंटा उसके साथ में चर्चा कर रहे हैं और ये आनंद आता है और हमारी एज बढ़ जाती है। एक लेक्चर में हमारी 1 महीना 1 साल के लिए उनके एज बढ़ जाती, तो हमें आनंद आता है और बच्चे भी ज्ञान प्राप्त करता है और हमें ज्ञान मिला है तो ज्ञान देना चाहिए ना। तो क्या कि हम विज्ञानी बन के नई नई खोज की यदि हम लोगों को और ये ज्ञान के बारे में नहीं बताएं, खगोल विज्ञान के बारे में नहीं बताएं, तो ये ना हमारी गलती है और हमारे हम लोग गिल्टी फील करेंगे ना कि भी ये हमारा ज्ञान है, फील देने। कई लोग हैं ये अपने आइवरी टावर में बैठे रहते हैं, ये अपने आप को अहंकार में, कभी साल में 1 आध लेक्चर दिया
और वो भी दूसरों को परेशान करके कि बहुत बड़े हैं वे वैसा करके, ये हम लोग मानते नहीं उसमें। वी हैव टू गो टू पब्लिक, वी हैव टू गो टू चिल्ड्रन। तो हमें खुद ही है ना ये उन लोग को मिलना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, अंधश्रद्धा दूर करनी चाहिए, ये जो वहम और ये सब चलता है वो सब दूर करना चाहिए। जे रावल सर, हमने देखा है कि बहुत से जो लोग हैं साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से लोगों को वो देखने को मिलता है जो वास्तविक जीवन में उन्हें देखने को नहीं मिलता। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये फिल्में जो हैं हमें वास्तविक ब्रह्मांड के बीच कोई वास्तविक संबंध जो है वो दिखाती है, दर्शाती है? क्या उसमें दिखाया हुआ मटेरियल सही होता है? यस मैडम, मैंने आज ऐसी साइंस फिक्शन स्टोरी लिखी है और हमें ध्यान रखा है हमने कि वो परफेक्ट वैज्ञानिक होनी चाहिए और उसमें नहीं कि गोली मुंह में डाला हम अदृश्य हो गया। ऐसा नहीं, तो बताना चाहिए कि कौन सी गोली थी, ये क्या किससे बनी थी, ये सब बताना चाहिए। और ये जो है ना ये साइंस फिक्शन स्टोरी बनती है ठीक है, लेकिन उसमें बहुत का है ना उड़प है, बहुत का ये है प्रॉब्लम और मिल गया था ये सब है। लेकिन यदि हमने जो लिखी है स्टोरी उसमें से तो यदि एक दो में से जो उसकी फिल्म बने तो मालूम पड़े कि कितना वो साइंटिफिक है, क्योंकि एक एक प्रसंग में साइंस देखना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया सीधा चला गया। तो ये है ना साइंस फिक्शन स्टोरी बहुत अच्छी है। ये जैसे कि ये लोग ने लिखा ये अपना मार्स के बारे में और ये जो लिखा है तो ये ठीक है, अमुक स्टोरी अच्छी है और ये फ्यूचरिस्टिक है और लेकिन कई है ना उसमें बहुत मिसकंसेप्शन है। तो ये है ना ये बराबर नहीं है। जब कोई साइंस फिक्शन स्टोरी लिखे तो वो उसको परफेक्ट साइंस आना चाहिए और यदि वो साइंटिस्ट नहीं है और यदि तार्किक नहीं है वो तो वो ना पूरा अच्छा साइंटिफिक स्टोरी नहीं लिख सकता। लेकिन वो है ना सब लोग लिखते हैं और ये मिसगाइड करते हैं कई लोग को। तो सर अब इस कार्यक्रम की समय सीमा जो है वो धीरे धीरे खत्म होती हुई और जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि खगोल विज्ञान के बारे में आज मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा और हमारे सुनने वालों के लिए आपने बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ अपने माध्यम से दिया। लेकिन सर जो भी बच्चे या जो बुजुर्ग लोग अपने नाती पोतों को इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो इस दिशा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बात ऐसी है कि बड़े बड़े लोगों का पुस्तक पढ़ना चाहिए, बड़े लोग ने उसको समझाना चाहिए कि कार्ल सागन क्या बोलता है और ये ना एक रोजर पेनरोज क्या बोलता है, स्टीफन हॉकिंग क्या लिखा और ये हमारे जो पुराण है उसमें अगस्त की कथा क्या है, उसमें हनुमान जी और महात्मा की कथा क्या है। उधर है ना ये समझो कि शंकर भगवान की भस्म कैनॉट बी वेट, वो उसका वजन नहीं हो सकता। ये कैसे, ये कोई विज्ञान है तत्व उसमें। तो ऐसी ऐसी कहानियों को भी साथ में लेना चाहिए। और कभी है ना ये देखो लाक्षा ग्रह, तो लाक्षा ग्रह 5000 साल पहले पांडवों को और कौरवों को मालूम था कि लाख है ना ये बहुत क्षण में जल जाती है, उनको मालूम ही था। और ये गीता में लिखा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मात्र, मैं प्राणी मात्र के उदर में अग्नि हूँ। क्या बड़ी बात है, ये उदर में अग्नि जलता है, पूरा ब्रह्मांड अग्नि का गोला है। हकीकत में ऊर्जा का गोला, ऊर्जा वही अग्नि है। और ये जो है ये ना श्वासोश्वास है ना वो दहन क्रिया। तो ये हमारे लोगों को भी बहुत ज्ञान था और आज हमें वो भी बताना चाहिए, सब कहानी बताना चाहिए। और साथ साथ में ये जो है ना ये जो नया विज्ञान के बड़े बड़े लोग हैं तो जिसने पूरा जिंदगी उसमें प्रसार की और लिख के गए हैं, तो वही है ना हमें हमके ये बच्चों को ज्ञान धीरे धीरे देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए और कभी कभी फैंटेसी भी सुनाना चाहिए ताकि वो और भी कुछ है ना विचार करें और फ्यूचरिस्टिक विचार करें। तो ये सब बहुत जरूरी है जीवन में। लेकिन आजकल क्या हो गया कि बच्चे और माँ बाप में कोई रेपो भी नहीं है। ये बच्चे माँ बाप लोग काम करते रहते हैं, ये सब लोग बच्चे लोग हैं टीवी देख रहे हैं, कुछ न कुछ पढ़ते हैं और ये टीचर भी ऐसे हैं कुछ समझाते नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है, उसका उपयोग क्या है, वो पृथ्वी को कैसे नापा जाता है, उसका डायमीटर, उसका वजन कैसे नापा जाता है, ये कैसे प्रूव करे कि पृथ्वी रियली गोल है, कैसे प्रूव करे कि पृथ्वी गोल गोल घूमती है। ये सब है ना ये फंडामेंटल नॉलेज
और ये अपना लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये सब मतलब ये ज्योमेट्री क्या है, ये सब धीरे धीरे सब पूरा समाज को सुधारना चाहिए। ऐसे कोई नोबेल लॉरेट पैदा नहीं होता है, तो ये सब है ना, ये बैकग्राउंड तैयार करना चाहिए। तो ये है ना, हमारे देश में भी हर 5-10 साल में एक नोबेल लॉरेट बन सकता है जी। तो पद्म भूषण जे रावल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। तो दोस्तों, जिस तरह से वैज्ञानिक जे रावल ने हमें पौराणिक कथाओं के बारे में बताया और उन्होंने स्टोरीज के माध्यम से विज्ञान समझने की बात पर जोर डाला, जो भी पारंपरिक कथाएं हमारे साथ पहले से चली आई हैं, हमारे पुराणों में वो आज भी निहित हैं और उन्हीं से आगे चलकर हमारा जो विज्ञान है वो बना है। तो अगर आपको भी इस विषय में रुचि दिखानी है तो शुरू से अपनी कथाओं को, अपने पुराणों को, अपनी जो परंपराएं हैं उनके बारे में जानिए और कैसे, ये कैसे, वो कैसे, इस कैसे का आंसर ढूंढने के लिए लग जाइए, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब हमारी इसी ब्रह्मांड में हमारे आसपास घूम रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अब अनुभव कड़ी को समाप्त करने की कविता शर्मा को अनुमति दीजिए। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM